जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल। डाइट एंड डॉक्टर पॉडकास्ट सीरीज के अंदर एक बार फिर हम मिलवाने के लिए आपको लाए हैं हमारे शहर सिरसा से एक हस्ती डॉक्टर दिव्या तलवार, जो कि एक जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट हैं और अपना हॉस्पिटल खुद रन कर रहे हैं, तलवार नर्सिंग होम। तलवार नर्सिंग होम मैडम से ही पूछेंगे कि कितना पुराना है। मैम उतने पुराने नहीं है जितना पुराना इनका हॉस्पिटल है, क्योंकि ये पुश्तैनी चल रहा है। इनके मम्मी पापा भी पहले इसी हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। मैम से ही जानेंगे ये सब चीज़ें हम। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास टॉपिक है कि जो आज के ज़माने में डिलीवरीज हो रही हैं वो नॉर्मल डिलीवरीज कम क्यों हो रही है, सी सेक्शंस ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, किन केसेस में हमें सी सेक्शन करवाना पड़ता है और किन केसेस में सी सेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो सब हम मैम से जानेंगे। सी सेक्शन ज़रूरी कहाँ कहाँ और क्यों होता है, रीज़न भी बताएंगे मैम, हमें मेडिकली टर्म्स भी बताएंगे कि क्यों ज़रूरी होता है। तो आइए हम जानते हैं कि मैम, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे जो तलवार नर्सिंग होम आपका हॉस्पिटल है वो कितना पुराना है? ये जो हमारा हॉस्पिटल जो है डॉक्टर एम तलवार एंड डॉक्टर विमला तलवार ने स्टार्ट किया था, एंड इट इज़ मोर देन 35 इयर्स नाउ कि वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड मैंने एंड मेरे हस्बैंड ने जो है 2010 में इसको ज्वाइन कर लिया था। सो नाउ वी आर हियर सिंस 15 years, एंड मम्मी पापा डॉक्टर विमला एंड डॉक्टर एम दे हैव बीन हियर फॉर मोर देन 35 years. Okay. So it is that the legacy is following. ये एक प्रिविलेज है जो आपको मिला। प्रिविलेज है, बट मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत तो सभी जनरेशंस को करनी पड़ेगी। सभी जनरेशंस आगे आगे जितना मेहनत करेंगे उतना ही बेटर है। तो मैम एक ये भी है कि जैसे अभी हमने आज का टॉपिक आपको बताया कि पहले, वैसे तो मेरे सवाल में ही मेरा जवाब है कि पहले घरों में डिलीवरीज हो जाती थी और ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती थी। लेकिन ये भी है कि जब घरों में डिलीवरी होती थी तो ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ्स बहुत होती थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि अब क्या कॉम्प्लिकेशन आ गया, क्योंकि वो दाई अम्मा वगैरह होते थे तो उनको पता ही नहीं होता था क्या कॉम्प्लिकेशन आ गया। उन्हें सी सेक्शन वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं थी और वो नॉर्मल के चक्कर में कभी बच्चा कभी मदर कुछ खो देते थे। और आजकल ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद कुछ केसेस में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन हो रहा है, लेकिन उसके पीछे वजह क्या, मेरे खुद के भी दोनों बच्चे सी सेक्शन से हैं, लेकिन वो नीड थी। तो वो नीड कहाँ होती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब देखिए ऐसा है, पहले के ज़माने को और अभी के ज़माने को तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी बॉडीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। अब आप बताओ, आपकी जो दादी और नानियाँ चक्की पे बैठ बैठ के आटा पीसती थी, क्या आप वो पीस सकते हो? आज की कोई लेडी पीस सकती है? आपकी डॉटर पीस सकती है? मेरी डॉटर पीस सकती है? नहीं पीस सकती। तो जितना इंड्योरेंस और जितनी विल पावर स्ट्रॉन्ग हमारे पहले वाले जनरेशन के लोगों की थी, लेडीज़ की थी, उतनी अब नहीं रही। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर फैक्टर है सी सेक्शंस के बढ़ने का। बॉडी में इतनी ताकत ही नहीं है कि जो है वो लेबर पेन्स को झेल पाए। दूसरा क्या होता है, अब पेशेंट्स जो है खुद बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, मतलब दे कम एंड दे डिमांड कि मैम हमने तो बिल्कुल पेन नहीं बर्दाश्त करना है, हमने तो सीधे सीधे सी सेक्शन कराना है। एंड तीसरी चीज़ ये कि ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट्स का सी सेक्शन हो जाता है या सारे हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन होता है। यही जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता, ये एक तरीके से मैं कहूँ एक भ्रम है। सी सेक्शन तो वर्ल्ड वाइड, अब अमेरिका भी जाओगे, ऑस्ट्रेलिया भी जाओगे, सब जगह होते हैं। तो करा तभी जाता है जब कोई इंडिकेशन हो। अनइंडिकेटेड सी सेक्शन कोई नहीं करता। लेबर पेन्स के दौरान आपके कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हैं, आपके बच्चे का साइज कैसा है, आपका पेल्विस कैसा है, जहाँ से उस बच्चे ने बाहर आना है वो जगह कैसी है, वो रास्ता कैसा है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। एंड उसके अलावा कुछ एक इंडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें बनता ही सी सेक्शन में, जिनमें हम ट्रायल भी नहीं दे सकते पेशेंट को। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा उल्टा है, आपका बच्चा आड़ा है, आपकी आंवल नाल पहले आ रही है, बच्चे के गले में 2 या 3 नाड़ू हैं, पानी बिल्कुल कम हो गया है या ब्लड फ्लो बिल्कुल कम हो गया है बच्चे को, तो ऐसे में कौन रिस्क लेता है? नोबडी वांट्स टू टेक रिस्क जी। तो ऐसे केसेस में फिर सी सेक्शन करना पड़ता है। तो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को जब हम ये चीजें, ये कॉम्प्लिकेशन समझाते हैं तो क्या वो सब समझ जाते हैं? नहीं, समझ जाते हैं। देखिए अब जो है ना, जमाना चेंज हो गया है, थोड़ा लोगों की थिंकिंग भी चेंज हो गई है। और आई थिंक अपने डॉक्टर के ऊपर हर किसी को ट्रस्ट करना चाहिए। जब आप कहीं पे एंटीनेटल चेकअप ले रहे होते हैं, आपका 9 महीने का साथ होता है, ठीक है। एंड अगर आप इमरजेंसी में किसी के पास जा रहे हो तो भी आप सोच के जा रहे हो ना, उस डॉक्टर को आप ट्रस्ट करके जा रहे हो। तो ये सी सेक्शन होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये चीज़ आपको अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए।
एज अ पेशेंट जो हम मतलब जो पेशेंट को जो काम करना चाहिए ना वो ये है कि उसको एक्टिव रहना चाहिए। मतलब मैं बहुत बार अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि भाई 8th मंथ लग गया है तो तुम अब जो है अपना एक्टिविटी स्टार्ट करो, थोड़ी वॉकिंग बढ़ाओ, थोड़ा स्क्वाटिंग पोजीशन यूज करो। इंडियन टॉयलेट्स अब घरों में होने ही बंद हो गए ही नहीं है। तो वरना इंडियन टॉयलेट्स में बैठते थे पहले, स्क्वाटिंग अपने आप हो जाती थी, तो उस चीज से भी बहुत फर्क पड़ता था। तो अब ये सारी चीजें धीरे धीरे देखो कम होती जा रही हैं। आजकल सबको 1 या 2 बच्चे करने होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि पहले जो है डिलीवरीज घरों में होती थी, मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा था, मॉर्बिडिटीज इतनी ज्यादा थी, तो वो तो डेफिनेटली कट डाउन हो गया है। एंड सेफ डिलीवरी जो है सब जगह सब हॉस्पिटल्स में कराई जाती है। मतलब अगर आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के मतलब सुपरविजन में हो तो फिर जो है सब कुछ देखिए अच्छा ही रहता है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके मरीज के साथ कुछ गलत हो। एक पेशेंट के साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो नेचुरली आपका खुद का भी तो स्ट्रेस बढ़ तो क्या जाता है मैम ना। पेशेंट एक बार सी सेक्शन हो गया फर्स्ट बेबी के टाइम में, तो सेकंड बेबी के टाइम में भी सी सेक्शन ही होगा? वो डिपेंड करता है कि पहला सी सेक्शन किस इंडिकेशन के लिए हुआ था। अगर मान लीजिए आपका कद छोटा है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं अब की बार मान लो पहला बच्चा आपका उल्टा था, अब की बार बच्चा सीधा है, तो ट्रायल दिया जा सकता है। बट वो ट्रायल डेफिनेटली जो है नॉर्मल डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा ये कोई भी नहीं कह सकता। ये कंफर्म नहीं है। हाँ, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, कर सकते हैं ट्राई, इट डिपेंड्स। कि कुछ एक केसेस में जैसे मेरी रेडियोलॉजिस्ट से बात हुई तो वो बोल रहे कि हम स्कार थिकनिंग भी देखते हैं। Yes, definitely. कि पेशेंट का हम लोग यूट्रस देखते हैं कितनी थिकनिंग है, कितना स्ट्रांग है। अगर पेशेंट डिलीवर करने के लिए उस टाइम उस पोजीशन पे राइट है तो स्कार थिकनिंग से भी चेक हो जाता है कि 3 mm से वो ज्यादा है। तो स्कार की थिकनेस तो डेफिनेटली देखी जाती है ना, वो एक फैक्टर होता है जिससे हम थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं कि हमें जो है ट्रायल देना है कि नहीं देना है। उसके अलावा देखो आपका बेबी का पोजीशन किधर है, आपका यूट्रस का माउथ का क्या स्टेटस है, बहुत सारी चीजें होती है, वाटर लेवल कैसा है, कॉर्ड अराउंड नेक तो नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि देखनी पड़ती हैं अगर हमने जो है ये करना है, ट्रायल देना है। कुछ केसेस में एमनियोटिक बैंड जो है वो भी कुछ बच्चों में, हाँ एमनियोटिक बैंड होता है, ठीक है, एमनियोटिक बैंड से यूजुअली अनोमलीज होने के चांसेस ज्यादा है। तो आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। मतलब बहुत सारे केसेस में शादी के 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कंसीव ही नहीं करती हैं लड़कियां। तो कुछ तो शादियां लेट हो गई हैं हमें जो लगता है। इसके अलावा और क्या फैक्टर हो सकते हैं? लाइफस्टाइल देखो ना, फिर हम घूम फिर के एक्चुअली लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। अब कितना पीसीओएस बढ़ रहा है, कितना डायबिटीज बढ़ रहा है, ठीक है ना, फाइब्रॉइड्स कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेट मैरिजेस हो रही हैं, मैरिजेस लेट हो रही हैं तो नेचुरली बीपी बढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, बच्चेदानी में रसोलियां होने का फैक्टर ज्यादा हो जाता है, अपना एग्स की मात्रा कम होने का फैक्टर ज्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं इनफर्टिलिटी को। एंड खाना पीना तो हमें सबको पता है कि हमारा बहुत गंदा हो गया है, स्पेशली जो आई थिंक हमारी या हमसे पीछे अब जो आगे आने वाली जनरेशन, हमारे जो बच्चे और भी पुअर है, उनका तो बहुत ही पुअर है खाना पीना। घर का खाना पसंद ही नहीं आता। ऑनलाइन डिलीवरीज रहती हैं जब से जब से ऑनलाइन ऐप स्टार्ट हुए खाना पीना तो बहुत ही खराब हो गया है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है ना कंट्रीब्यूट करती हैं, ओबीस कर देती हैं, आपको मोटा कर देंगी, आपका जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, इंसुलिन स्पाइक्स बढ़ जाएंगे ना, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जो है हार्मोनल बॉडी के अंदर होती हैं। इनफर्टिलिटी इस वजह से बढ़ी जा रही है। उसमें जैसे 50% लोगों को तो हम बोलते हैं कि गायने से आप ट्रीटमेंट ले लो, वो ट्रीटमेंट के बाद कंसीव कर लेते हैं, लेकिन 50% केसेस अभी भी ऐसे हैं जो कंसीव नहीं करते हैं। देखो ऐसा तो उन केसेस में आप जैसे हम लोगों को पता है कि कोई आईयूआई करा रहा है, कोई आईवीएफ करा रहा है, तो कहाँ तक नहीं ऐसा है, कभी भी कोई पेशेंट किसी भी गायनेक के पास में जाएगा या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास में जाएगा तो उसका बेसिक वर्कअप करना पड़ता है। ठीक है ना भाई, क्या है, क्यों है, डायग्नोसिस कुछ तो हाथ में आए भाई। स्पर्म काउंट ठीक है, यानी हस्बैंड का तो एक ही टेस्ट होना होता है, कपल का आप डायग्नोस करते हैं, कपल को बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए एंड उसके बाद में जो है सारा उनका वर्कअप होता है। हस्बैंड का सीमन एनालिसिस अगर नॉर्मल है, चलो हस्बैंड तो साइड पे हो गया, ठीक है। बाकी हस्बैंड्स अगर मान लो कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, कोई बीड़ी सिगरेट है, मोटे हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हुक्का पी रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी छुड़वानी पड़ती हैं। इवन दो स्पर्म काउंट उनका नॉर्मल हो तो भी उनको बोला जाता है कि क्वालिटी ऑफ स्पर्म इंप्रूव करनी है तो ये सब बंद करो। अब आ गए हम वाइफ के ऊपर, तो वाइफ के काफी सारे टेस्ट होते हैं जिसमें एक अल्ट्रासाउंड हो गया, भाई यूट्रस का क्या स्टेटस है, लाइनिंग ठीक है या नहीं है, एग्स की मात्रा कितनी है बॉडी के अंदर, कोई वो तो नहीं है।
रसोली वगैरह तो नहीं बनी हुई है, कोई PCOS तो नहीं आ रहा है अल्ट्रासाउंड में, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ट्यूब्स का स्टेटस हो गया, है ना। तो ये धीरे 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 होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप आओगे और सारे टेस्ट आपको एक साथ बता दिए जाएंगे, मतलब इट इज स्टेप बाय स्टेप। मैं हमेशा कहती हूँ पेशेंट को कि एक एक सीढ़ी करके अपने को ऊपर चढ़ना है। तो सबसे पहले इंडक्शन सिंपल दवाइयों द्वारा, अगर ट्यूब्स वगैरह ओपन है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, आप नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे हो, तो फिर ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज तो करना ही है अपना। साथ में मोटे हो तो थोड़ा सा वेट घटाना है, पतले हो तो भी एक्टिव रहना है, डाइट को तो इम्प्रूव करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना है अपना, है ना। एंड इन सारी चीज़ों के बाद में फिर हम जो आपने बोला IUI या IVF, इसकी तरफ हम जा सकते हैं। तो दर्शक जानना चाहेंगे आपकी फैमिली के बारे में। मेरी फैमिली के बारे में अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी वाली फैमिली के बारे में? इन लॉज के बारे में। अच्छा अच्छा, डॉक्टर MM तलवार एंड डॉक्टर विमला तलवार जो हैं वो बहुत जाने माने लोग हैं सिरसा शहर के। एंड जनता हॉस्पिटल से उन्होंने अपना करियर जो है स्टार्ट किया था। पापा डॉक्टर MM तलवार इज़ MD मेडिसिन and he is working actively in the hospital. Mother-in-law Dr. Vimla, she is MS OBGY and she is also actively working in the hospital. My husband is Dr. Dipesh Talwar and he is also MD medicine, वो भी hospital में actively work कर रहे हैं। And I am Dr. Divya, as you all know. I am working as a gynae plus IVF specialist in the hospital, in Talwar Hospital. और आपके बच्चे मैम? मेरे बच्चे, I have 3 children, 2 daughters and 1 son. तो मैम कुछ लोगों में मिथ्स होते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें योगा नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम योगा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन अब जैसे कि ऑनलाइन का ट्रेंड है या लोग अब जिम फॉलोवर ज़्यादा हो गए हैं, तो वहाँ पता चलता है कि आप 8 मंथ, 9 मंथ, इवन 9th मंथ में भी आपको कुछ पोस्चर्स बताए जाते हैं कि वो इजीली आप कर सकते हो। तो क्या ये सही है? कहाँ तक सही है? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी करो मॉडरेशन में करो, बिकॉज आप प्रेग्नेंट हो, ऐसा नहीं है कि आपने एक्टिव नहीं रहना। वो तो हम हमेशा से एडवोकेट करते हैं कि आप एक्टिव रहो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 8-8, 10-10 किलो के डंबल उठा रहे हो, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। वॉकिंग इज़ वेरी हेल्दी, इट इज़ वेरी गुड। रोज़ एक प्रेग्नेंट लेडी को वॉक करना चाहिए, मतलब 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को। डाइजेशन भी अच्छा रहता है एंड आपको अच्छा भी फील होता है ना, थोड़े हार्मोन्स बढ़िया वाले रिलीज हो जाते हैं बॉडी के अंदर, है ना। एंड रही बात योगा की, तो योगा तो आप कर सकते हो। प्राणायाम, आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए, इवन लेबर पेन्स झेलने के लिए विल पावर स्ट्रांग होनी जरूरी है। तो तीनों ट्राइमेस्टर्स में अलग अलग? हाँ, नहीं, तीनों ट्राइमेस्टर्स में अलग अलग है। देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है अपने को, सेकंड में यू कैन डू, एंड थर्ड में तो यू बिकम मोर एक्टिव ना। 8th मंथ के ऑनवर्ड्स तो बहुत अच्छे से हम बोलते हैं स्क्वाट्स करो, है ना, बटरफ्लाई करो, ठीक है, डक वॉकिंग करो। ये सारी चीजें इसीलिए बोली जाती हैं कि भाई बेबी का हेड थोड़ा सा नीचे आ जाए, नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी फैसिलिटेट हो जाए, इजी हो जाए आपकी। बाकी तो लेबर पेन्स के दौरान क्या होगा, कोई पॉटी कर दी बच्चे ने, नहीं करी, या जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो है डिलीवरी का मोड डिसाइड। तो जो जेनेटिक कंसेप्ट रहते हैं कि जिनके पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कई बार गेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज हो जाती है, तो उन केसेस में फिर हमें कैसे उनको संभालना है? उनका ब्लड शुगर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमारे पास तो डॉक्टर दीपेश एंड डॉक्टर MM हैं, तो हम उनसे जो है बीच बीच में पेशेंट कंसल्ट करता रहता है, जिससे जो जैसे ये हाई ब्लड प्रेशर या GDM वाले जो केसेस हैं, ये इनका जो है सारा कुछ सिस्टम सही चलता रहे, ये कंट्रोल में रहे इनका शुगर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ना अच्छा नहीं होता। मतलब मम्मी को तो नुकसान नहीं करता, बट अगर अनकंट्रोल्ड है और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, जैसे लोगों को तो हमारी तो क्यों बढ़ेगी, हमारी तो बढ़ ही नहीं सकती, वो एटीट्यूड बहुत गलत है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये लाइफ है और हम सब इंसान हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इवन मेरे पास एक एग्जांपल है, और बहुत ही, मतलब मैं सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ जो मेरे पास प्रेगनेंसी में आते हैं। तो एक लेडी है मेरे पास आती थी, लड़की 24-25 साल की, प्रेग्नेंट थी, शुगर बहुत बढ़ा। मैंने बताया कि डाइट आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर से पूछ के आपको अपना जो भी वो बता रहे हैं इंसुलिन लेना या कुछ। मैम, हमारे फैमिली में किसी को नहीं है, तो वो मतलब जैसे रिजिड हो जाते हैं, वैसे रिजिड थे। अब उनका बच्चा ब्लाइंड है। अब नॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस जो है ना डायबिटिक मदर्स में काफ़ी होते हैं, इसलिए कभी भी आप प्रेगनेंसी प्लान करो और आपको पता है आप प्री प्रेगनेंसी ही डायबिटिक हो, तो अपना HbA1c कराओ, उसको देखो वो नॉर्मल अच्छे कंट्रोल लेवल में है कि नहीं, एंड फिर उसके बाद में प्रेगनेंसी प्लान करो। बट अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोस हुआ है तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लो,
मतलब बहुत पेशेंट्स हैं जो शुगर मॉनिटरिंग नहीं कराना चाहते, अरे मैडम ने तो ऐसे ही बोल दिया, अरे डॉक्टर चेंज कर लेंगे, उस डॉक्टर ने बोल दिया तो हम आपके पास आ गए। अरे उस डॉक्टर ने भी बोला है तो कुछ सोचकर ही बोला होगा, उस डॉक्टर का क्या फायदा है आपको कुछ बता के? पेशेंट के फायदे के लिए बोला जाता है जो भी बोला जाता है, यही चीज बट वो सोच कई बार जो है पेशेंट की करेक्ट नहीं हो पाती, मतलब जितना मर्जी आप समझाओ एंड तब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो शुगर का कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसुलिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आपकी अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड अब ओरल मेडिकेशन भी हम देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो सेफ। तो इन दोनों चीज़ों से घबराना नहीं है, बट मॉनिटरिंग चाहिए शुगर की प्रॉपर। तो थायराइड भी हो जाता है कुछ पेशेंट हो जाता है थायराइड भी, एंड थायराइड तो एक्चुअली इज वन ऑफ द कॉजेज जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी भी नहीं होती। तो थायराइड वर्कअप भी हर पेशेंट का कराया जाता है। कोई पेशेंट मान लो इनफर्टिलिटी के लिए आया उसका भी, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराते हैं। अगर थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, डीरेंज्ड है, तो बच्चे के आईक्यू के ऊपर असर पड़ सकता है, अबॉर्शन रेट भी बढ़ सकता है। इसलिए वो छोटी सी गोली थायराइड की पता नहीं क्या कहती है पेशेंट्स को। अब तो खैर पेशेंट समझने लग गए हैं इस बात को, बट पहले बहुत मुश्किल होता था कन्विंस करना। उनको ये लगता है कि अब तो मेरे को जीवन भर के लिए थायराइड हो गया, मैंने गोली स्टार्ट करी तो मुझे हमेशा खानी पड़ेगी। सबसे इजी हैंडल करने वाला डिजीज है कि आपको एक बिल्कुल छोटी सी पिल खाली पेट खानी है। हाँ, तो अगर आप मान लो मतलब ये ना जो मेडिकल डिजीजेस हैं जो प्रेगनेंसी में हो रही हैं, अगर आप इनका ट्रीटमेंट टाइमली करा रहे हो, अब ब्लड प्रेशर हो गया, आप नहीं सीरियसली लोगे उसको, आप खाए जा रहे हो, नमक भी खा रहे हो, 9वां महीना लग गया, आप घी भी खाए जा रहे हो, भर भर के लड्डू भी खा रहे हो, कैसे कंट्रोल करेगा कोई? तो डॉक्टर जो मेहनत कर रहा है वो तो कर रहा है, मरीज को भी तो मेहनत करनी पड़ती है अपने सारी तो जो है चीजों को देखना पड़ता है। लड्डू पे मुझे ध्यान आया कि नॉर्मल डिलीवरीज में क्या होता है कि जैसे ही आप तो 24 आवर के बाद पेशेंट को रिलीज कर देते हो, जाओ घर, और घर जाने के बाद जो मम्मियां वो पंजीरी लड्डू जो इतने बड़े बड़े खाने को देती है, वो कहाँ तक सही है और सेफ है? नहीं, पंजीरी लड्डू तो चलो इट इज फाइन, आप खा सकते हो पंजीरी लड्डू। प्रॉब्लम क्या आती है अगर आप केवल पंजीरी लड्डू खा रहे हो, तब प्रॉब्लम आती है। मतलब ये कि पंजीरी एंड लड्डू खाने का सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। मतलब अब पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं ना, ऐसे मैडम कब्जी हो गई है, मैडम पोटी वाली जगह से ब्लड आ रहा है, मैडम टांके दुख रहे हैं, अब क्यों हो रहा है ये सब? पानी कितना पीते हो? पानी तो देते ही नहीं डिलीवरी के बाद पीने के लिए, आधे लोग पीते ही नहीं है पानी, पेट बड़ा हो जाएगा। पेट बड़े का क्या रिलेशन है पानी से? अच्छा, खाना क्या खा रहे हो? तो उसमें कोई फाइबर वाला खाना नहीं होता। कुछ लोग केवल पंजीरी लड्डू और हलवे पे ही पोस्ट डिलीवरी जी रहे होते हैं, तो उनको समझाया जाता है, हालांकि हम पहले डिलीवरी के टाइम भी समझा के भेजते हैं, बट पोस्ट डिलीवरी तक वो सब भूल जाते हैं। तो उससे फिर से समझाया जाता है कि ये सारी चीजें खाना नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है खाने का, ये खाओ आप, मना नहीं है इसलिए। चलो अच्छा है ना, हाँ नहीं स्वीट डिश भी है, चलो आपको घी भी मिल रहा है, आप वो मेथी वेथी डल रही है, गोंद डल रही है, सब चीजें फायदा करती है, नो डाउट, बट खाना तो खाओ। रोटी नहीं खिलाएंगे, केवल लड्डुओं पे रखेंगे, केवल दलिए पे रखेंगे, दही नहीं देंगे पेशेंट को, दूध नहीं पिलाएंगे उसको, तो कैसे काम चलेगा? सैलेड नहीं खिला रहे हो तो फिर बॉबल मूवमेंट होगा कैसे ना? तो कब्जी तो होनी ही होनी है, टांके तो पेशेंट को कब तक फॉलोअप में रहना चाहिए? कब तक फॉलोअप में रहना चाहिए? देखिए ऐसा है आफ्टर डिलीवरी, हाँ, जब हम ये बोलते हैं पेशेंट को कि चलो आपका आज आपने जो है डिलीवर हुए, मान लो आप 24 आवर्स 48 आवर्स बाद जब भी आप डिस्चार्ज हुए, सी सेक्शन हो गया तो 72 आवर्स में छुट्टी मिल जाती है, राइट? तो 1 वीक के बाद बुलाते हैं फॉलोअप के लिए, एंड उसके बाद में नॉर्मल डिलीवरी वाले तो यूजुअली ठीक ही रहते हैं, उनको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती, रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है। अब तो सी सेक्शंस में भी रिकवरी जल्दी होने लग गई है। तो मैम कई बार क्या होता है कि कुछ केसेस में लेबर पेन इतने ज़्यादा होते हैं कि मतलब आपके लेबर रूम के बाहर से तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें होती हैं, और लड़कियां बोलती हैं कि हमें तो सी सेक्शन कर दो, इतना दर्द नहीं सहना। तो उस केस में फिर आप क्या करते हो? आपको लगता है कि शायद नॉर्मल इनका हो सकता है, तो उन्हें कैसे समझाया जाता है? ऐसा है ना, पेनलेस डिलीवरी का भी ऑप्शन है अब तो, मतलब अगर आप पेनलेस डिलीवरी के लिए ऑप्ट कर सकते हो, एंड अगर आपने बाय चांस नहीं भी किया है ऑप्ट, तो कई बार लेटर स्टेजेस में जब पेन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे तब पेनलेस डिलीवरी वाला सिस्टम वर्क ही नहीं कर पाता प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये है कि सांत्वना ही देनी होती है पेशेंट को, रिलेटिव्स को समझाना होता है कि भाई आप थोड़ा हौसला रखो, थोड़ी देर में शायद हो जाएगा। मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पेशेंस रखें। तभी मैं कह रही हूँ ना, ये प्राणायाम और ये सारी चीज़ें आपको मेंटली आपका विल पावर स्ट्रांग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा स्टाफ तो साथ होता ही है, हम लोग भी देखते रहते हैं, बट वही है, ले पेन्स होते तो गंदे ही हैं, एंड पेशेंट को ही सहन करने होते हैं, तो अल्टीमेटली इट इज़ पेशेंट्स विश।
सिंपल सी बात है भाई, हमें अगर हेड बिल्कुल ही दिख रहा है तो हम कैसे उसका सी सेक्शन कर देंगे? फिर तो हमें बेबी बाहर नीचे से ही करना है ना, वजाइनल डिलीवरी ही करानी है उसकी। एंड अगर लगता है कि नहीं बहुत टाइम टेकिंग है, अभी टाइम लग सकता है एंड पेशेंट बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो फिर हमें डिसीजन कई बार लेने पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि किसी भी कंडीशन में हम जो है बच्चे की लाइफ एट स्टेक नहीं डाल सकते। एवरी चाइल्ड इज प्रेशियस, हर बच्चा जो माँ के गर्भ में है वो प्रेशियस है। तो ये बहुत देखने वाली चीज़ है कि जो इंड्योरेंस और जो शक्ति पहले होती थी लेडीज़ में वो नहीं है, इसलिए भी थोड़ा सी सेक्शन का रेट जो है बढ़ गया। अदरवाइज कोशिश तो यही की जाती है कि हर पेशेंट नॉर्मली डिलीवर हो, अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो। एंड होते भी हैं पेशेंट्स, कितने होते हैं? बहुत होते हैं। पेशेंस मस्ट है, पेशेंस चाहिए। तो मैम ने जितना पेशेंसली हमारे व्यूअर्स को ये सारी जानकारी दी है, इसी पेशेंस के साथ अगर हम इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मैम ने बताई है। और ये जो गायने का पॉडकास्ट था ये हर फैमिली में देखने लायक है, क्योंकि हर फैमिली में इसकी ज़रूरत है। हर घर में एक लेडी होती है, हर घर में एक लड़की होती है, बहू होती है, जिसकी डिलीवरी आज होनी है या हो चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इस पॉडकास्ट से सीखने को मिलेगी। और मैम से अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारा वार्तालाप अभी हमारा बाकी रह गया है, तो हम पार्ट 2 भी मैम के साथ जल्दी ही बनाएंगे। तो ये पॉडकास्ट आप लोग सब जरूर देखें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री बालाजी। जय श्री